हमने इस चीज पे एम्फसिस बड़ा दिया था कि जो अप्रूव्ड वैरायटीज आजकल जो रिकमेंडेड थी इस सीजन के लिए महकमा ज़राअत हुकूमत पंजाब की तरफ से उनको काश्त किया जाए, क्योंकि उनमें कुंगी के खिलाफ क़ुव्वत मुदाफ़त ज्यादा है। और ये चीज इस दफा ऑब्जर्व भी की गई है कि खासी हद तक लोगों ने इन टाइम प्लांटिंग की है, लेट काश्त निस्बतन कम है। आपकी मेज़बान सुंदर सवाल। आज की सावी बैठक में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। फेसबुक के थ्रू और जो लोग हमसे ज़ूम के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, उन सभी लोगों को खुशामदीद। और हमारे मेज़बान और हमारे मेहमान ख़ुसूसी डॉक्टर जावेद साहब, जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ अयूब रिसर्च फैसलाबाद में हैं, और डॉक्टर अब्दुल गफ़ार साहब और हाफिज़ मोहम्मद वसी साहब, इन सभी को खुशामदीद कहती हूँ। अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल कर हमारी बैठक में आए और हमारे मसाइल सुनने के लिए और उनको हल करने के लिए बहुत शुक्रिया सर और खुशामदीद। कैसे हैं सर आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी जो गंदम की फसल है वो बढ़ोतरी के मराहिल में है, और जो हमारे वेदर रिपोर्ट आई है वो हमें ये बता रही है कि जो गंदम की फसल है वो आने वाले कल में हीट वेव से इफेक्ट होने वाली है, और हीट वेव का बहुत ही बुरा असर होगा हमारी गंदम की फसल पे। तो हमारा मकसद जो है आज की बैठक में वो ये जानने का है कि जो हीट वेव आने वाली है वो गंदम को किस तरह मुतासिर करेगी, और इसके साथ ही साथ जो कुंगी की बीमारी है वो फसलों को, खास तौर पे गंदम की फसल को किस तरह मुतासिर करेगी और किस हद तक मुतासिर करेगी। और हमारे किसान भाई आपके मशवरे और आपकी एक्सपर्टीज जो आप सजेशन उन्हें देंगे उनको इस्तेमाल करते हुए अपनी फसल को बर वक्त किस तरह बचा सकते हैं, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी जी सुंदर, जी जी आप सर, कुछ कहना हमारे चाहते हैं? साथ जी डॉक्टर खालिद साहब भी मौजूद हैं, सावी के को फाउंडर। उन्हें भी खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू, अ, शुक्रिया सुंदर। आज का टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है तो इसमें हम रुक नहीं सकते, तो मैं डॉक्टर साहब की तरफ ही पहले जाते हैं, डॉक्टर साहब से ही पूछते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने टाइम दिया। तो ओवर टू यू सर, हम वेट नहीं कर सकते। जी सर। जी श्योर श्योर। सर प्लीज। देखें, इस दफा सावी ने भी अपनी बड़ी एफर्ट्स की हैं। हमने बर वक्त प्रोग्राम्स किए थे जिसमें हमने किसानों को दो चीजों पर जोर दिया था। एक कि गंदम को बर वक्त काश्त करें, लेट बिजाई ना करें। दूसरा, हमने इस चीज पे एम्फसिस बड़ा दिया था कि जो अप्रूव्ड वैरायटीज आजकल जो रिकमेंडेड थी इस सीजन के लिए महकमा ज़राअत हुकूमत पंजाब की तरफ से उनको काश्त किया जाए, क्योंकि उनमें कुंगी के खिलाफ क़ुव्वत मुदाफ़त ज्यादा है। और ये चीज इस दफा ऑब्जर्व भी की गई है कि खासी हद तक लोगों ने इन टाइम प्लांटिंग की है, लेट काश्त निस्बतन कम है। तो इसलिए ये जो वक्त पे काश्त है इसको थोड़ा निस्बतन कम शौक लगता है, ये जो हीट वेव आती है। लेकिन बहरहाल अभी जाहिर है कि अभी से इसकी प्रिडिक्शन है, तो इसमें हमें खतरा तो बहुत ज्यादा है। लेकिन इसके लिए अभी यही किया जा सकता है कि जो पानी है ना उसका खास तौर पे ख्याल रखा जाए। जब गोब की हालत में गंदम है उस वक्त पानी जरूर लगाना है, और जो दाना बनते वक्त पानी लगाना है। पिछली दफा ये हुआ कि चूंकि पिछले 2-3 साल से ऐसे हो रहा था कि जो मार्च अप्रैल में बारिशें आती थी, साथ तूफान थोड़े आंधी टाइप के थे, तो उस वजह से फसल गिर जाती थी। उस चीज से डरते हुए फार्मर ने पिछले साल आखिरी पानी नहीं लगाया, जिसकी वजह से वो हीट ज्यादा थी तो दाना बहुत कमजोर रह गया। दाना जो है उसको बनने के लिए उसकी भराई का प्रॉपर वक्त नहीं मिल सका। तो ये जो आखिरी पानी है ना, अगर टेम्परेचर ज्यादा बढ़ता है तो हमें एक पानी अजाफी लगाना पड़ता है, तो उसको मिस ना किया जाए। अगर उसको मिस कर देते हैं तो ये हीट शॉक जो है ये बहुत सीवियर इफेक्ट इसका आता है। तो उस पानी का खास ख्याल रखना है। और अभी के लिए जो दूसरी बात आज अहम है मौजू, वो
रस्ट का है, जो कुंगी की बीमारी जिसको कहते हैं। तो कुंगी में 3 तरह की बीमारी होती है। एक जो तने की कुंगी है, स्टेम रस्ट। उसके अलावा जो 2 हैं, लीफ रस्ट और स्ट्राइप रस्ट, जिसको भूरी कुंगी कहते हैं लीफ रस्ट को, और स्ट्राइप रस्ट या पीली कुंगी। डॉक्टर तो साहब इसके सॉरी लिए जी सॉरी जी माजरत जी के साथ आपका जो प्लीज प्लीज। आप आई थिंक कुंगी की तरफ हम नेक्स्ट तब जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा ये बताएं कि क्या कितना टेम्परेचर है, क्या फोरकास्ट है, और इसका क्या नुकसान होता है फसल के ऊपर? क्या अभी उसके बूर निकल रहे हैं, उसकी जो फसल अब किस स्टेज पर है? थोड़ा सा आप कुछ थोड़ा सा इसकी जी श्योर डिटेल बताएंगे, फिर हम कुंगी को ज्यादा टॉपिक में जाते हैं। जी जी, जी जी श्योर। देखिए बहुत इस शुक्रिया। वक्त खालिद भाई जो टेम्परेचर है ना, वो तो आइडियल है। अभी तक टेम्परेचर हाई नहीं गया। अभी तक जो क्रॉप की कंडीशन है पंजाब भर में, वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है। जब मैंने खासा जो एरिया है वो कवर किया है, तो क्रॉप को इस दफा अच्छी चीज ये भी है कि जो बारानी इलाका था उसमें हमारे पास मॉइस्चर प्रॉपर था जिस वक्त बिजाई के टाइम पे। तो अब तक उसमें बेहतरीन किस्म का उगाव हुआ है, फसल की हालत बहुत अच्छी है। और ये जो पिछले हफ्ते बारिश हुई है, ये तकरीबन पंजाब भर में इसका स्प्रेड था, हर तरफ बारिश हुई है। इसने बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट दिया है, क्योंकि एक तो जो हमारे बारानी इलाका जाते हैं उसमें खासतौर पे बहुत ज्यादा जरूरत थी इस वक्त पानी की, तो वो पानी इस वक्त मुयसर आ गया है, इसलिए वो फसल बहुत अच्छी है। उसके साथ साथ इरिगेटेड एरिया में भी ये वो जो सालाना वाराबंदी जिसको कहते हैं बल सफाई के लिए, वो बंदी हुई है। ज्यादातर इलाकों में इस वक्त पानी, नहरी पानी दस्तयाब नहीं था, तो उसको भी इस बारिश ने कंपनसेट किया है। तो इस वक्त तक तो क्रॉप की एक्सीलेंट हालत है। तो अभी तो फिलहाल हमें कोई खास वरी करने की जरूरत नहीं है, या किसान को इस वक्त जो ज्यादा जरूरत है ना, वो यही रस्ट का मुआयना करने की है। तो चले उस पर जब हम आएंगे ओके, तो तफसील से बात करेंगे कि उसने क्या कुछ करना है। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अगेन सुंदर साहब की इजाजत से सर मैं यहाँ पे पूछना था कि अब इस वक्त तकरीबन तमाम खादें जो हैं वो डाली जा चुकी हैं। हमारे साथ अभी डॉक्टर अब्दुल जी गफार साहब मौजूद साहब हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने का। आप मंसूरा यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, माशाल्लाह बहुत नज़र रखते हैं, गाइड नज़र रखते हैं अपनी फसलों के ऊपर। डॉक्टर साहब अभी बताइए कि इस वक्त अगर कोई जिम्मेदार यूरिया लगाने की कोशिश कर रहा है या देने की जरूरत है कि नहीं है? जी डॉक्टर गफार साहब। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया सबसे पहले खालिद साहब, डॉक्टर जुबैर साहब और सावी की का कि उन्होंने मुझे मौका दिया इस प्लेटफॉर्म से अपने किसानों से बात करने का। तो इसमें यही है जी कि यूरिया की अगर हम बात करें तो इन जनरल जब हम बात करते हैं तो यूरिया या नाइट्रोजन की इस स्टेज पे अब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी क्रॉप कहीं भी 60-70 दिन से कम की नहीं है। लेकिन कहीं पे जहाँ पे इश्यूज हैं, प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स हैं, कहीं पे सलिनिटी का इशू है, कहीं पे कहीं बिल्कुल पुअर सॉइल हैं, सैंडी सॉइल, तो वहाँ पे अगर कहीं पे फील होता है कि मतलब टिलर भी छोटे रह गए हैं, कद गंदम का छोटा है, तो वहाँ पे हम जो है अगर तो एनपी हो जाए तो दी बेस्ट है, नाइट्रोफास। तो अगर नाइट्रोफास अवेलेबल नहीं है फार्मर को, तो आधी बोरी यूरिया भी अभी भी जो अभी गोब पे अगर कहीं पे है, या गोब से पहले जॉइंटिंग स्टेज पे भी कहीं पे पानी लगाना पड़ता है कुछ एरियाज में, तो वहाँ पे फार्मर डाल सकता है। लेकिन फिर मैं वही कहूँगा कि अकॉर्डिंग टू दी कंडीशन ऑफ द क्रॉप, कि जहाँ पे क्रॉप बहुत हमें कमज़ोर लग रही है, सलिनिटी का इशू है, या सैंडी सॉयल है, पुअर सॉयल है, वहाँ पे जो है हम यूरिया अभी भी डाल सकते हैं। ओके ओके, बहुत शुक्रिया। जी हमारे साथ हाफिज वसी साहब मौजूद हैं। हाफिज साहब हम बहुत शुक्रिया, खुश आमदीद आज के प्रोग्राम में। हाफिज साहब आपको जैसे मालूम है कि हमें गंदम इतनी पैदा करनी है कि इस साल हम अब खुद कफील हो जाएं। तो कई सारी चीज़ें हमारे अभी हाथ से निकल चुकी हैं, लेकिन शुरू में डॉक्टर साहब ने बताया, जवेद साहब ने, कि इस दफ़ा गवर्नमेंट की भरपूर कैंपेन की वजह से टाइमली सो हुई है गंदम काफ़ी जगहों पे। आप कह सकते हैं कि 80 से 90%। तो इस हालात में इस वक्त जिम्मेदार को अपनी गंदम की देखभाल क्या करनी चाहिए? अभी जड़ी बूटियां भी हैं, स्प्रे तो आप कर नहीं सकते, तो क्या ऐसे कोई टिप्स हैं जिससे वो स्टिल अपनी गंदम की देखभाल कर सकते हैं? जी हाफिज साहब। जी माशाल्लाह जी, थैंक यू वेरी मच।
कि आज मैं यहाँ पास मौजूद हूँ और ये डॉक्टर जावेद साहब और डॉक्टर अब्दुल गफ्फार साहब को भी सुनने का मुझे मौका मिला है। अब इन साहिबान इल्म की मौजूदगी में मुझ जैसे जाहिल का कोई बोलना जो है ना, दैट डज नॉट मेक सेंस। एक्चुअली जहाँ अभी आपने फरमाया है कि 80 to 90% जो है वो गवर्नमेंट ने मनसूबाबंदी उसके तहत जो है वो टाइम पर गंदम की प्लांटिंग हुई, और मेरा ख्याल है कि उसमें अंदर एक और भी फैक्टर था, और वो फार्मर्स के दिलों में खौफ था कि पिछले साल का जो तजर्बा था उसमें ये था कि जो लेट प्लांटिंग है उसको हीट वेव ने उड़ा के रख दिया था। तो लिहाजा सजेस्ट यही किया गया था, और लोगों ने देखा, मुशाहिदा ये किया था कि जिन लोगों ने जरा पहले लगाई है, ये 15 नवंबर से और 5 नवंबर के दरमियान में, देवर सेफ, इसलिए कि उस वक्त तक वो दाना बन चुका था, और मजीद जो है अगर टाइम मिल जाता तो शायद दाने का वजन कुछ और हो जाता। अब यहाँ बड़ी प्यारी डॉक्टर अब्दुल गफ्फार साहब ने भी बात की है और जावेद साहब ने भी बात की है। देखिए, अब जो जड़ी बूटियों का टाइम जो है वो अगर आप करेंगे तो अननेसेसरीली यस, आपका फील्ड तो क्लीन हो जाएगा, लेकिन जो स्ट्रेस क्रॉप पे आएगा वो आप उसको रिकवर नहीं कर सकेंगे। दूसरी बात जो है कि ये बूटिंग स्टेज निकल चुकी है और अब आपका फ्लैग लीफ बाहर आ गया है। जो कुछ आप दे चुके थे वो तो आप दे चुके हैं। अब मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो है, जो मैं शेयर करना चाहता हूँ, वो ये है कि किस तरीके से आप ज्यादा देर तक फ्लैग लीफ को आप सब्ज रख सकते हैं। फ्लैग लीफ को सब्ज रखने का एक तरीका जो हम अख्तियार करते रहे हैं और जो मैं सजेस्ट भी करता हूँ, वो है 2% यूरिया का स्प्रे। और अगर ये 2% यूरिया के साथ की बजाय 2% NPK का भी स्प्रे हो जाए तो ये 2% से कोई क़यामत नहीं आएगी। एक तो जो कुछ कमी बाकी रह गई होगी फास्फोरस की या पोटाश की, वो भी थोड़ा सा उसको मिल जाएगा, लेकिन अगर वो यूरिया करते हैं तो वो कम से कम रंग को सब्ज रखेगा। और अब सारी की सारी कोशिश होनी चाहिए कि कितनी देर तक प्रोलॉन्ग हो सकता है। जहां अल्लाह ताला से दुआ मांग रहे हैं कि टेम्परेचर जो है वो 28 25 इसके करीब करीब रोल करता रहे, तो दैट विल बी फैंटास्टिक। अब तक अल्लाह ताला ने बहुत मेहरबानी फरमाई है, और लोगों ने चूंकि टाइम पर भी लगाया है, लिहाजा इम्कान इस बात का है कि फसल अगर आप जाते हैं तो मोस्टली दिल खुश होता है। सिवाय चंद एक मुसीबतों के, उसमें यूरिया की सप्लाई जो है पिछले साल की तरह वो इस मरतबा भी नाकिस रही है। और मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि गवर्नमेंट एक तरफ ऐलान करती है कि जी हमने भरपूर पैदावार लेनी है, और उसके बाद वो टूल्स अवेलेबल नहीं होते जिसकी बुनियाद पर पैदावार ज्यादा हो सकती है। और उसमें एक बड़ा टूल जो है वो यूरिया भी था, और यूरिया पिछले साल की तरह इस मरतबा भी बताया यही गया है कि निस्वार की तरह आप फेंक दें। जो ब्लैक के अंदर जो है वो तो इट वाज वेरी इजीली अवेलेबल, बड़ी इज्जत के साथ मिल जाता था, लेकिन जो गवर्नमेंट का रेट है उसके ऊपर वो नहीं मिला। उसने जरूर कुछ जो गरीब जो किसान है, छोटे किसान, उसने उनको मुतासिर किया है। अब मेरा जाती ख्याल ये है कि अगर आपने प्रोलॉन्ग करना है इसको तो आफ्टर एवरी 5 डेज ये 2% यूरिया का स्प्रे करते रहें, उस वक्त तक जब तक हीट वेव का जो खौफ है या खतरा जो है वो नहीं निकल जाता, और दाना जो है वो अपनी जिंदगी को मुकम्मल नहीं कर लेता। दैट्स ऑल। बहुत शुक्रिया वसी साहब, थैंक यू सो मच अगेन। आई थिंक ये बैठक कोई सेमिनार नहीं होता है, ये टू वे डिस्कशन होती है। हमारे साथ मेरे ख्याल में सुंदर साहब के पास आपके कोलीग्स हैं जो कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। जी सुंदर साहब। हाँ जी सर हैं, और हमारे पास फार्मर्स की तरफ से भी क्वेश्चन हैं। जी उसामा। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम वालेकुम उसामा। सर। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन था कि मैं ना आजकल फील्ड विजिट्स कर रहा हूँ, तो उधर जो फ्लैग लीफ है ना वो टोटली कर्ल नहीं जिस तरह हो जाता। अगर मुझे सुंदर सा लोग करें तो मैं आपको उसकी पिक्चर भी दिखा सकता हूँ, तो आप मुझे उसामा आप काइंडली हैं इस उसका। वक्त को होस्ट हैं, आप दिखा सकते हैं अपने फोन से। जी प्लीज दिखाइए। ठीक है सर।
सर मेरी आपको विजिबल हो रही है जी जी स्क्रीन? आ रही है, जी आ रही है। सर इस टाइप की कंडीशन है और ये इस तरह फील्ड में नजर आता है पत्ता, ये देखें इस तरह कर्लिंग हुई हुई है। तो आप कोई पॉसिबल सॉल्यूशन इसका मुझे बता दें, ये किस चीज का ये मसला है, ताकि हम फार्मर को बेटर गाइड कर सकें। जी मैं पहले डॉक्टर जावेद साहब से पूछ लें। जी डॉक्टर जावेद साहब सर। ये देखें डॉक्टर साहब, ये इस वक्त भी जो क्रॉप दिखा रहे हैं ना, ये हेल्दी कंडीशन में है, इसमें कोई मसला नहीं है। इसके डिफरेंट रीजंस होते हैं। कभी किसी इसका जो फंजस हमने फंजिसाइड उसकी सॉरी वीडिसाइड की होती है, उसका इफेक्ट हो जाता है। बाज़ औक़ात कोई फिजिकल डैमेज हो जाता है। तो ये कोई ऐसी फिक्र करने की जरूरत हरगिज नहीं है। देखें ये फ्लैग लीफ तक जो है ये हेल्दी है, तो इसमें क्रॉप को कोई डैमेज नहीं आएगा। ये वो चीजें हैं जो छोटी छोटी वहम में फार्मर पड़ जाता है ना, ये वो चीजें हैं, इसमें कोई ऐसी घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। थैंक यू वैसे आप कुछ कहना चाहें? जी मुझे कह रहे हैं, डॉक्टर गफार साहब को कह रहे हैं? जी आपको कह रहे हैं, डॉक्टर गवार साहब जी के आप लिए हमने एक क्वेश्चन और रखा हुआ है। जी जी अच्छा, मेरा जाती तजुर्बा ये है कि ये जो उसामा साहब ने बड़ा अच्छा किया, आई एम हैप्पी कि ये जो है ना इतने ज्यादा कंसर्न है कि जरा सी भी चीज हो तो उसको नोट किया और इन्होंने अपने सीनियर से उसके बारे में राय मांगी है। तो दैट शोज एक्चुअली दैट हिज फ्यूचर इज ब्राइट। उसने बहुत अच्छा किया कि ये तस्वीर दिखाई। अच्छा, मेरे जाती तजुर्बे के अंदर ये फ्रॉस्ट का जो इफेक्ट है, ये आफ्टर इफेक्ट ऑफ सवियर फ्रॉस्ट, ये एक तो वो है। और दूसरी बात जो है, ये पूरे फील्ड को देख लें, ये आपको इक्का दुक्का नजर आएंगे। इसका जो है ये, और मुमकिन है थोड़ी सी धूप लगने के बाद ये और ठीक हो जाए। मेरे जाती तजुर्बे के अंदर ये है कि जिस फ्लैग लीफ के बिकॉज ऑफ थंडर स्टॉर्म ज़ालाबारी जो हुई है, और उसके नतीजे के अंदर उसके 3-3 4-4 जो है वो कट गए, वो पीसीस के अंदर लगा रहा, लेकिन वो रहे सब्ज। तो गंदम की पैदावार पर उसका बहुत कम असर पड़ा, खराब। अदरवाइज वो इट वाज क्वाइट ओके। तो ये जो रोल ओवर कर रहा है, ये आमतौर पर हमने देखा है कि किसी रात को अगर जरूरत से ज्यादा फरास पड़ गई हो इन दिनों के अंदर, तो उसके बाद ये कुछ जगहों पर, खास तौर पर बॉर्डर एरियाज के ऊपर, जहाँ से इसे हम सैंड स्टॉर्म भी कहते हैं, कि ये जो हवा का जो हवाड़ आता है, ठंडी हवा का, और वो किसी हाफिज साहब आपका माइक म्यूट हो गया। हाफिज साहब आपका माइक म्यूट हो गया, काइंडली माइक अनम्यूट कर लें। आप सब आप अनम्यूट नहीं हो पा रहे, मेरे ख्याल में शायद आपका इसमें है। आप इसको मेरे ख्याल अपने माइक को देख लें दोबारा। तब तक हम जो है ना जी जी आप साहब, नहीं अभी भी नहीं आ रहा। चले मैं डॉक्टर साहब इसको जी थोड़ा कंटिन्यू जी कर लेता जावेद हूँ साहब, कि जावेद साहब ये सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब, फ्रॉस्ट से भी अक्सर ये होता है, लेकिन इसमें भी इस हद तक जैसे ये है, ये कोई मतलब ऐसा नहीं है कि ना यील्ड पे असर डालेगा। इस पे अब देखने की बात ये होगी कि जब इसमें स्पाइक अपीयर होंगे ना, तो बाज़ औक़ात जब सवियर होता है ना ये फ्रॉस्ट, तो उसके साइड इसमें ये होता है कि फिर स्पाइक में स्टेरिलिटी आ जाती है। इस साल ये कुछ कुछ जगहों पे ऑब्जर्व किया गया है कि जो हमने ये बात आप साहब भी कर रहे हैं ना, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पिछले साल के डरे हुए लोग भी जो है ना, वो कुछ लोग ज्यादा ही अर्ली की तरफ चले गए, और उनकी फसल जो थी, जो जरूरत से ज्यादा अर्ली लगी हुई थी, जैसे कई लोगों ने 15-20 अक्टूबर को लगाई हुई थी, उसमें कहीं कहीं फ्रॉस्ट डैमेज नजर आ रहा है इस वक्त स्पाइक्स में। जहां स्पाइक अपीयर हो चुके हैं ना, वहां पे कुछ उसका वाज़े असर ये होता है, नजर आता हमें कि स्पाइक का कुछ हिस्सा जो है वो खाली रह जाता है। वहां पे सवियर फ्रॉस्ट की वजह से पोलन डैमेज हो जाता है, और वहां पे फिर ग्रेन नहीं बनता। जी हाफिज साहब अनम्यूट हो गए हैं। हाफिज साहब प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा, आप पहले ना म्यूट हो गया था आपका माइक।
जी अब ठीक हो गया जी, बिल्कुल जी हो गया। नहीं सर, दोबारा अब ठीक हो गया, दोबारा, हाँ अब ठीक, अब ठीक हो गया जनाब जी। बिल्कुल ये बात आपकी दुरुस्त है। ये जो फराज का डैमेज है एक्चुअली ये इसका पहला सिम्टम है। एक्चुअल सिम्टम जो है वो अब आंच पर नजर आएगा, और उसके अंदर कभी कभार ऐसा भी महसूस होगा कि वो आंच जो है वो बिल्कुल सिल्वर कलर के, यानी व्हाइट सिल्वर जिसे कहते हैं, उस किस्म के नजर आएंगे। और एन मुमकिन है उसकी एक साइड पर स्टेराइल ग्रेन्स हो और दूसरी साइड भरी हुई हो, और ये भी हो सकता है कि ऊपर वाली साइड जो है वो गंजी हो और नीचे वाले के अंदर जो है वो दाने अभी हो। ये डिपेंड करता है कि एट स्पेसिफिक टाइम किस किस्म का डैमेज था उसके ऊपर। जी सर। आमतौर पे पूरा स्पाइक नहीं डैमेज होता, स्पाइक का कोई पार्ट, क्योंकि जिन दिनों में ही फ्रॉस्ट की अक्रंस हुई है उस वक्त जिस स्टेज पे वो बूट में था स्पाइक, उतना की हिस्सा डैमेज होता है, सारा हिस्सा डैमेज नहीं। आमतौर पे पूरा स्पाइक कम ही है। वो इस तरह होता है कि अगर ज्यादा ही लंबा स्पेल आ जाए फ्रॉस्ट का तो फिर हो सकता है कहीं पूरा स्पाइक, लेकिन अभी जो ऑब्जर्व किया जा रहा है वो कहीं कहीं कुछ फ्लोरर्स कहीं कहीं टॉप पे कहीं मिड में वो डैमेज हुई हुई हैं। वो भी जो सिर्फ चंद एक फील्ड जो ज्यादा अर्ली लगाए हैं, या हमने जैसे अपने एक्सपेरिमेंट्स में ज्यादा अर्ली डेट ऑफ सोइंग वगैरह में या रस्ट ट्रैप नर्सरीज में लगाते हैं, तो वहां पे कहीं कहीं नजर आ रहा है, क्योंकि इस दफा रिलेटिवली थोड़ी फ्रॉस्ट ज्यादा आई थी। लेकिन अच्छी बात इस दफा ये थी कि इस दफा जो स्मॉग वगैरह कम रही है, निस्बतन सनी डेज ज्यादा मिले हैं क्रॉप को, इसीलिए ही क्रॉप का रंग इस वक्त बहुत अच्छा है अभी तक। थैंक जी यू, बहुत माशाल्लाह, शुक्रिया ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। जी। उसामा, नेक्स्ट क्वेश्चन आप, उसामा चूंकि फार्मर के साथ सर सुबह शाम होते हैं, तो उसामा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कृषि सर क्रॉप के मेरी हवाले से। स्क्रीन शेयर हो रही है जिसपे की वाली हाँ जी, पिक्चर हाँ आ जी, रही एक हो पिक्चर है उसी पे नेक्स्ट। सर। हाँ, नेक्स्ट चेंज कर लें पिक्चर। जी जी। एक मिनट सर। सर ये वाली पिक्चर आपको नजर आ रही है? जी हमें सर आ रही है। इसमें ना देखें, ये येलो और ग्रीन स्ट्राइप्स बन जाती हैं इसके ऊपर, पत्ते के ऊपर। तो अक्सर फार्मर मुझसे ये भी पूछता है कि इसके ऊपर ये स्ट्राइप्स किस वजह से बन रही हैं और ये डेंटेशन हो रही है इसके साइड्स पे। तो उसका ये भी वो मुझसे पूछ रहे होते हैं कि ये क्यों हो रहा है और इसकी क्या रीजन है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी। जावेद साहब, सर, डॉक्टर जावेद साहब, सर। जी जी जी। अब डॉक्टर साहब ये भी इसी तरह जो है ना क्लाइमेट का ही असर होता है, या कभी कभार ये वीडिसाइड का भी है, लेकिन ये भी कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि कोई इम्पोर्टेंट हो। बाकी हाफिज साहब अगर इस पे कोई स्पेशल एक्सपीरियंस रखते हैं तो जरूर। जी ये बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। ये बच्चा जो है ये मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। ये फ्लक्चुएशन इन टेम्परेचर, फ्लक्चुएशन इन टेम्परेचर, और ये उसका है कि दिन में अचानक गर्मी पड़ गई हो और रात को ठीक ठाक सर्दी पड़ी हो, तो उस किस्म की ये कैफियत थोड़ी देर के लिए, तो कुछ दिनों के लिए ये होती है। और जो ही कुछ दिन गुजरेंगे तो इनको याद भी नहीं रहेगा कि कोई पत्तों के अंदर इस किस्म का डेंटिंग इफेक्ट था या नहीं था। तो आई एग्री विद डॉक्टर और साहब। ये यील्ड जी, और ये यील्ड पे हरगिज असर नहीं डालते उसामा, ये नहीं। आप जरूर फार्मर को बताया करें कि इसमें मतलब देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग टू वरी ना, मतलब घबराने की जरूरत नहीं है। इस तरह की कोई अलामतें देख के वो किसी किस्म का स्प्रे या मुख्तलिफ टॉनिक्स या ये वो स्प्रे करने की जरूरत नहीं उसमें है। पैसे ना जाया बाकी करें। आप जी 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 हाँ बिल्कुल, जी। क्योंकि सर इस दफा यही है, वाकई फार्मर थोड़ा ज्यादा इस दफा केयर कर रहा है अपनी क्रॉप की, अच्छी चीज है। लेकिन उसमें ये नहीं है कि बस बिल्कुल ही, क्योंकि आप जब जाते हैं ना मुख्तलिफ डीलर्स के पास, तो कुछ हमारे यहाँ ऐसे लोग हैं जो खाम खाम में मुख्तलिफ चीजें आपको रिकमेंड करते रहते हैं। हाफिज साहब की बात को मैं वैसे सेकंड करूंगा कि वो बहुत अच्छी बात है कि अगर जैसे अभी बात हो रही थी ना कि अगर किसी की क्रॉप येलो है या उसने यूरिया कम इस्तेमाल किया है, तो अभी बेहतर ये है कि बजाय मजीद यूरिया अप्लाई करने के उसको फोलियर स्प्रे जो है ना वो कर लें तो वो ज्यादा अच्छा है।
उसमें वो पौधे को जो है ना क्विक इफेक्ट भी देता है, लेस फर्टिलाइजर भी यूज हो रही है, क्रॉप का ग्रीन कलर रहता है और उसमें फोटोसिंथेसिस बेहतर होती है। तो अभी जो है ना वो फ्लड करने की बजाय, छटा करने की बजाय, अगर कहीं यूरिया की जरूरत है तो उसको स्प्रे के जरिए इस्तेमाल करें। 2%, 2.5% यहाँ तक ये सेफ होती है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ये मेरे ख्याल अभी फिर ये क्वेश्चन आ गया डॉक्टर गफार साहब के लिए कि उन्होंने शुरू में भी जिक्र किया था कि जहाँ पर अभी गंदम, क्योंकि कई जगहों पे जो रेतले इलाके हैं वहां पर गंदम का थोड़ा सा कलर येलो भी है, जो कि वो स्ट्रेस में आई हुई थी, वहां पर ज्यादा टेम्परेचर ठंडा हो जाता है। जी गफार साहब, सर आपकी तरफ आप वो जो 2% है उसको थोड़ा सा जिम्मेदारों की जुबान में समझाएं, और कैसे करनी है, ड्रम में डाल के करनी है, स्प्रे में करनी है, कैसे करनी है? जी प्लीज। जी शुक्रिया। एक तो मैं पहला जो क्वेश्चन से थोड़ा सा उसमें मतलब कंटिन्यू करना चाहूँगा। मेरे दोनों जो सीनियर हजरात बैठे हैं, बिल्कुल मैं उनको सेकंड करता हूँ। इस दफ़ा रिपोर्ट भी हुआ है मनकेरा साइट से स्पेशली कि लोगों ने कोई 20 अक्टूबर के करीब गंदम लगाई तो उनका काफ़ी डैमेज भी हुआ है। इस टाइम माजरत के मैं पिक्चर्स नहीं शेयर कर सका। तो मनकेरा वाली साइड पे एक फार्मर के तो सिर्फ एक फार्मर के 20 एकड़ जो है वो डैमेज हुए हैं फ्रॉस्ट की वजह से, क्योंकि वहाँ पे एक तो सॉयल सैंडी है, पुअर सॉयल है, और दूसरा फ्रॉस्ट भी 5-6 रात जो है कंटिन्यूसली फ्रॉस्ट पड़ा है वहाँ पे। तो वहाँ पे डैमेज हुआ है लोगों का। वही डॉक्टर वसी जफर साहब वाली बात के लोग डरते हुए जब उन्होंने ना जल्दी लगाई है गंदम, उसकी वजह से कोई डैमेज है। लेकिन ओवरऑल जो है इतना कोई अलार्मिंग नहीं है, इक्का दुक्का ये चीज़ें रिपोर्ट हुई है। दूसरे नंबर पे जो बात हो रही है स्प्रे के वाले से, तो उसमें जो है बेस्ट तो वही है जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि स्प्रे किया जाए 2% जो यूरिया का। और इसमें मैं ऐड करूं कि पर्टिकुलरली साउथ पंजाब में तो इस टाइम सफायर ग्रुप है शायद एक, वो कोई ड्रोन्स की फैसिलिटी भी जो है ना वो दे रहे हैं फार्मर्स को स्प्रे के लिए। और इस स्टेज पे जो है वो ड्रोन के ज़रिए स्प्रे जो है वो बेस्ट रहेगा, क्योंकि अदरवाइज़ आप स्प्रे जब करते हैं तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत डैमेज जो है होता है, चाहे मैनुअल आप करें, लेकिन कुछ ना कुछ जितना भी समझदार स्प्रे मैन हो तो कुछ ना कुछ डैमेज हो जाता है क्रॉप का। तो चार्जेस भी उनके जो है कहीं एक जगह मैंने एड में देखा है 590 रुपीज़ पर एकड़ है, जो मुझे लगता है कि रीज़नेबल है इस स्टेज पे। तो वो फार्मर्स को जो है वो फैसिलिटी भी अवेल कर सकते हैं। फार्मर जो बड़े फार्मर हैं या ग्रुप्स कर लें अगर, तो वो तकरीबन कहते हैं कि मिनिमम अगर 30 एकड़ कहीं जगह पे एरिया है तो हम मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो ये भी एक हो सकता है। दूसरा, स्प्रे की आसानी के लिए अगर किसी फार्मर के पास इस तरह की फैसिलिटी नहीं, कोई स्प्रे नहीं कर सकता, तो कुछ वो फर्टिगेट भी या फ्लड भी जो है वो कर सकता है। लेकिन बेहतर रिजल्ट जैसे आप साहब ने कहा है वो स्प्रे के ही हैं इस स्टेज पे। जब गोब से क्रॉप आगे चली जाती है, सिट्टा निकल आता है, और मैक्सिमम हमने कोशिश करनी है कि जो है ये ग्रीन लीफ जो है लीफ का कलर जो है वो ग्रीन रहे, पर्टिकुलरली फ्लैग लीफ का, तो उसमें स्प्रे ही ज़्यादा है। तो उसमें बड़ा आसान है 2% का यही कि तकरीबन 100 से 120 लीटर जो है वो पानी हमारा 1 एकड़ में जो है वो यूज़ होता है। तो वही कोई 2 किलो अगर हम यूरिया का 1 एकड़ के लिए यूज़ करें तो वो हमें 2 से सवा 2 किलो जो है वो यूरिया काफ़ी है। और अगर एक टैंकी की हम बात करें तो तकरीबन 20 लीटर की जो है वो एक टैंकी होती है, तो उसको उस हिसाब से तकरीबन कोई 400 ग्राम जो है यूरिया जो है वो हम पर टैंकी जो है वो उसमें सॉल्यूशन बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं और उसका स्प्रे जो है वो कर सकते हैं। और बाकी जो थोड़ा सा अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो अभी कुछ फोरकास्ट हमारे साथ जो शेयर की है पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में, तो उनके मुताबिक जो है प्रेसिपिटेशन जो है वो तकरीबन नॉर्मल है पंजाब में। और अगर हम जो है वो टेम्परेचर की बात करें तो स्लाइटली अबव नॉर्मल टेम्परेचर है, लेकिन फिल वक्त जो फोरकास्ट है 3 मंथ्स की, तो उसमें कोई बहुत ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है। तो वैसे अल्लाह ताला से दुआ भी हम कर रहे हैं, फार्मर भी कर रहे हैं कि अल्लाह ताला खैर डॉक्टर खैरियत करे और टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो शूट ना करे। लेकिन फिल वक्त जो फोरकास्ट है उसके मुताबिक कोई बहुत ज़्यादा जो है वो टेम्परेचर का राइज एक्सपेक्टेड नहीं है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। ये आपके सामने मैं दिखा रहा था, ये वाला जो टेम्परेचर हमने अभी नेक्स्ट 15 डेज की 7 है फोरकास्ट। तो
ये क्या नॉर्मल है कि 15 अक्टूबर के बाद जो है 25 से 30 को भी टच कर जाते हैं, 16 फरवरी को 30 को टच करेगा, 17 फरवरी को जो है वो 30 से ऊपर हो जाएगा, तो इसका क्या इफेक्ट होगा? और हमें मतलब अगर ये साल हमारे से थोड़ा सा गलती होगी तो अगले साल हम कैसे इसको, इस तरह की सिचुएशन को बच सकते हैं? जैसे एक तो बताया कि शुरू में जल्दी आप सो कर लें, लेकिन और जो आपने पिछले बहुत अच्छे मेथड बताए थे पर्ड्यू पे सो करने के, थोड़ा सा जरा इस पे एलैबोरेट करेंगे प्लीज? जी 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 डिफरेंट जो उसमें सॉफ्टवेयर्स ये शो कर रहे हैं, लेकिन इसमें जो है ना आगे चल के कुछ फरवरी में और मार्च में प्रेसिपिटेशन भी है, रेनफॉल भी है, और पिछले हमारे एक्सपीरियंस यही है कि जब उससे टेम्परेचर जो है नॉर्मल की तरफ और लो हो जाता है, तो रेंज जो है वही नॉर्मल के करीब रहेगी। तो टेम्परेचर हमें ज्यादा जो है आ रहा है, लेकिन ये फिर नाराज हो जाए। और दूसरे नंबर पे डॉक्टर साहब, आपकी आवाज थोड़ी सी जो है ना, सॉरी, या तो हम बंद करते हैं, ये हमारी वीडियोस बंद कर देते हैं, आपकी आवाज जो है ना वो इफेक्ट हो रही है। जी आप बोलिए। नहीं सर, आवाज का प्रॉब्लम हो रहा है। हेलो जी अब आप बेहतर है, जी बोलिए। हाँ जी आप बोलिए डॉक्टर जी, साहब। अभी अगर आवाज बेहतर तो मैं कंटिन्यू करूं, अदरवाइज फिर थोड़ा सा मैं जी जी मैं यही कह रहा था कि अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें, अभी जो स्पेसिफिक सीजन या हमें कंडीशंस आएंगी, डेफिनेटली उसमें शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन दिए हैं, जिसमें बेस्ट ये कह सकते हैं पानी जो है मिस ना करें, जो क्रिटिकल डॉक्टर साहब नहीं, आवाज, सॉरी सर, सर माजरत खान, माजरत सर, सर पानी आवाज लगा मेरे ख्याल अभी भी प्रॉब्लम है, तो आप थोड़ा सा स्टेबल इंटरनेट वाली जगह पे हो जाएं, हम फिर आपकी तरफ ये क्वेश्चन दोबारा लेके आते हैं, तो जी तब तक जो है। Xbox से ले लें, मैं अपनी कोई थोड़ा सा चेंज करता हूँ जी। जी जी, तो हम फिर आपके साथ जब थोड़ा स्टेबल इंटरनेट पे आ जाएंगे फिर दोबारा बात करते हैं। जी उसामा, आपने क्वेश्चन पूछा है। सर एक और जो हमें मसला देखने में आ रहा है ना फील्ड में, वो किसान की ना गंदम नीचे से पीली हो रही है, तो उससे हम जब पूछते हैं ना तो वो कहता है कि मैंने पोटाश भी नहीं अप्लाई की। तो सर वसी साहब ने जिस तरह बताया था कि आप उसकी 2% यूरिया की स्प्रे कर दें, तो क्या हम कोई इस तरह पोटाश की भी उसको स्प्रे रिकमेंड कर सकते हैं कि वो कर ले तो उससे उसकी बेहतरी हो जाएगी, या अब वो स्टेज गुजर चुकी है? और जो हमारे सर लेट फार्मर्स हैं जिन्होंने लेट कास्ट की हुई है, तो वो अपने फर्टिलाइजर को कैसे मेंटेन कर सकते हैं, वो भी थोड़ा सा बता दीजिए। बहुत शुक्रिया। जी वसी साहब, सर आपकी तरफ। जी देखें, बुनियादी तौर पर तो अब ये इन्होंने, उसामा साहब ने पहले तो बात बड़ी अच्छी की, बाद में फिर वो लेट प्लांटिंग को भी दरमियान में ले आए। अगर लेट प्लांटिंग वाला जो है वो फ्लैग लीफ से जरा नीचे है, गोप की हालत में है, फिर तो वो आधी बोरी एसओपी की इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन अगर ये वाला जो फ्लैग लीफ निकल आया है और अब ये सीटा भी निकलने वाला है, उस सूरत में फिर यूरिया की बजाय वो 2% एनपीके पे चला जाए, और एनपीके का मतलब है 20-20-20। वो फिर थोड़ी सी जो है वो यूरिया की भी कमी को पूरा करेगा, और जो बेसिकली पोटाश की बात यहाँ पर हो रही है, वो पोटाश भी उसको वो देगा। तो ये एक अच्छा एक तरीका है। लेकिन इस वक्त जो डॉक्टर साहब बता रहे थे, अगर वो पानी दे रहा है तो ये आधी बोरी खास तौर पे लेट वाले के लिए, जिसने लेट प्लांटिंग की है और अभी तक 60 डेज पे वो पहुंचा हुआ है, वहां वो कर सकता है। अदरवाइज एक्चुअल टाइम जो है, जो हमें जनरली क्रॉप का नजर आ रहा है, उसमें वो पोटाश वाला जो है वो तो वो वक्त निकाल चुका है। उसकी कमी जो है वो एनपीके का स्प्रे, फोलियर स्प्रे जो है, वो उसी के जरिए कुछ किसी हद तक पूरी हो सकती है। जी जी बहुत शुक्रिया आफा साहब। तो ये आई थिंक बात उसी जगह पर आके आती है कि थोड़ा सा हमने जो टाइमली प्लान किया था ना उन चीज़ों को, वही सारी आपके साथ चलती हैं। फसल को इस हिस्से में इस वक्त मौजूद है, चूंकि अब यूरिया को
एक ये भी हमें डर रहता है कि अगर यूरिया ज्यादा अप्लाई किया आपने तो आपकी फसल गिर जाएगी, तो अब हम उसको कैसे बचाएं, और ये भी एक प्रिकॉशन है, उसके लिए आप बताइए रियाफ साहब। देखिए, मैं जो पहले ही मैंने अर्ज किया है कि ये लोगों को गलतफहमी है, ये अब डॉक्टर अब्दुल गफ्फार साहब ने बड़े अच्छे तरीके से बताया है कि 20 लीटर में 400 ग्राम यूरिया, यानी कि इसका मतलब ये है कि वो 2 किलोग्राम या 2.25 किलोग्राम पूरे एकड़ में जाएगा। उस पूरे 2 एकड़ के अंदर 2.25 किलोग्राम क्या करेगा? वो सिर्फ एक ही काम करेगा कि ग़िज़ाई कमी को थोड़ा सा सपोर्ट करेगा, उसके कलर को जरा ग्रीन करेगा। तो लिहाजा उसके गिरने का इस वजह से, इस जो फोलियर स्प्रे से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। अगर वो गिरी तो वो जो पहले कुछ दे चुका होगा, जो उससे पहले पानी के साथ, कि उसने एक बोरी जो भी कुछ दिया हो, या उसकी जमीन बहुत अच्छी हो और फसल बम्पर हो, और बाई चांस उसने आज ही पानी लगाया हो और रात को हवा चल पड़ी हो, यानी उस वजह से तो गिर सकता है, लेकिन अदरवाइज इसको नहीं गिरना चाहिए। और डॉक्टर जावेद साहब और डॉक्टर गफ्फार साहब इस बात को जो है वो सेकंड करेंगे कि मैंने अपनी जिंदगी में देखा है कि ये एक आर्ट है कि जो किसान जिस तरह अब आहिस्ता आहिस्ता वो मॉडर्न प्रैक्टिस पर जा रहे हैं, उसमें एक नजर इस बात पर भी है कि मैंने जो भी चीज देनी है अल्टीमेटली मेरी फसल गिरने ना पाए। और वो गिरने ना पाने का मतलब ये है कि किसी वक्त भी मेरी फसल जो है वो डार्क ग्रीन ना हो। तो ये जो आप जानकारी दे रहे हैं और इस तरह एक्सपर्ट्स को बुला रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता ये वर्ड फैलेगा, और जो कुछ दुनिया के अंदर जो लोग बहुत ज्यादा पैदावार लेते हैं और उनके तजुर्बात जो है वो यहाँ आएंगे और वो आहिस्ता आहिस्ता लोगों के अंदर मुंतकिल होंगे। बहुत शुक्रिया जी। आप फिर दोबारा डॉक्टर जावेद साहब की तरफ जाते हैं। डॉक्टर साहब, ये जिम्मेदार ने क्वेश्चन पूछा है, तो वो फिर उस बात उसी से है कि मेरे जो है ना पत्तों के जो नोकें हैं ना वो जर्द हो रही हैं, येलो येलो क्या होती हैं, पीली हो रही हैं। ये ठीक है हाँ, जर्द भी जी। ठीक है, वो पीली हाँ जी है। जी जी। तो और दूसरे दो उसमें तीन यही है क्वेश्चन मैं आपको जी इकट्ठे देता हूँ, क्वेश्चन फिर आप आंसर जी करें। जी दूसरा ये है कि जी सिट्टा निकलते में जो है ना ये तो खैर वैसे ही सवाल है कि सिट्टा निकलने के कितने दिनों बाद जो है ना वो दाना मुकम्मल हो जाएगा। ये तो उसके साथ ही मिलता सवाल है। तीसरा है कि पानी हमने आखिरी कब तक करना है। और चौथा सवाल है कि गोब की हालत में ईजा बयान की स्प्रे कैसी रहती है। तो ये 4 क्वेश्चन इकट्ठे हो गए जी। जी जी सही है। जी जी जी। तो ये काइंडली पहले वाला रिपीट कीजिएगा, मेरी वो कह रहे मेमोरी थे कि इतनी नहीं पत्ते है। नुकीले जिनकी नोकें हैं, हाँ श्योर, वो ठीक है ठीक है। देखें डॉक्टर साहब, उसमें यह है कि एक तो जो जनरल आपके पास फर्टिलाइजर की कमी है ना, उससे भी ये येलो होते हैं। लेकिन दूसरी बात यह है कि ये इन्होंने ये जिक्र नहीं किया कि पत्ते नीचे वाले जो हैं वो येलो हो रहे हैं या टॉप तक भी ये मसला है। लोअर लीव्स इस वक्त अगर टिप से येलो हो भी जाए तो कोई इतना मसला नहीं है, जो बिल्कुल लोअर लीव्स हैं। ठीक है, तो वो सर कितने होने बाकी चाहिए, वो जो जो क्योंकि वो कई दफा होता है कि उनकी उम्र पूरी होगी, उन्हें गिरना है, तो कितने लीफ है थोड़ा के पौधे का अगर मुशाहिदा करें तो कितने अगर लीफ नीचे तक अगर नहीं येलो है तो कोई मसला नहीं नहीं है। नहीं, जी जी मैं बताता हूँ डॉक्टर साहब, जी इसमें थोड़ा सा वेराइटल भी है, एक जेनेटिक ट्रेट भी है। जैसे हमारी जो सुबहानी है ना, इसमें भी ये ट्रेट है कि ये अगर हर फील्ड सुबहानी का नहीं, कुछ फील्ड जो टेम्परेचर के साथ उनकी डेट ऑफ सोइंग इस तरह कोइंसाइड करती है कि शुरू में ही ना वो खासे जो है ना लीव्स जो है ना उनकी टिप्स जो है ना येलो हो जाती हैं। बड़ा वो आपको अलार्मिंग सा लगता है कि शायद पता नहीं कोई बड़ा मसला मेरी क्रॉप में आ गया है, लेकिन वो सारा बाद में रिकवर हो जाता है। वो बाद में निकलने वाले लीव्स जो है ना, वो उनकी परफॉर्मेंस बेहतरीन होती है, वो लोअर लीव्स में चला जाता है। उसकी वो टिप येलोइंग जो है वो जेनेटिक ट्रेट है, बहुत सारी वैरायटीज में है। इसलिए अगर तो उस टाइप का है तो उसमें कोई मसला नहीं है, ठीक है ना। तो बाकी अब फिर इनकी फिर मतलब मुकम्मल तफसीलात नहीं है मेरे पास। तो उसमें कभी कभार हमारी ये जो है विडेसाइड, इनका भी इफेक्ट आ रहा है, खास तौर पे जो नैरो लीव के लिए हम अप्लाई करते हैं ना, उसकी अगर हमारे पास ओवरडोज हो जाए तो वो भी टिप येलोइंग करती है।
तो बाकी सेकंड भी बता दें सवाल। जी जी, दूसरा सवाल उनका था कि जब सिट्टा निकल आता है तो कितने दिनों बाद अंदर दाना जो है मुकम्मल हो जाएगा, हाँ अभी कितने सही दिन है रहेंगे, सही। और आखिरी अच्छा पानी कब लगाना ये है? ये जी हाँ, ये जो है ना सिटा बनने का, ये दाना मुकम्मल होने का डिपेंड करता है आपके टेम्परेचर पे। यही एक क्रिटिकल चीज है जो हमारे यहाँ मसला आता है कि उसको दाना बनाने का पौधे को मुकम्मल टाइम नहीं मिल पाता। अगर वो टेम्परेचर 25 के प्लस माइनस में रहे तो ये आइडियल टेम्परेचर होता है दाना बनाने के लिए। लेकिन हमारे यहाँ टाइम क्योंकि टेम्परेचर बहुत राइज कर जाता है, तो उससे फिर दाना मुकम्मल नहीं हो पाता, वो फौरी तौर पे मैच्योरिटी की तरफ चला जाता है, जिसको कह लें कि वो क्रॉप जो है ना वो प्रॉपर मैच्योर नहीं होती, सूख जाती है। तो इसलिए इसमें बड़ी वेरिएशन होती है डिपेंडिंग अपॉन टेम्परेचर। तो तीसरा है पानी कब लगाना। इसमें भी तीन चीजें आएंगी। पहली बात तो आपने बारिश को भी साथ मद्देनजर रखना है। दूसरी बात ये कि सॉइल टाइप, और तीसरा टेम्परेचर। जो हमारे रेतले इलाके हैं उनमें तो हमें जो है ना उसमें पानी ज्यादा लगाने पड़ते हैं। जो मेरा जमीनें हैं, टेम्परेचर एक्स्ट्रा राइज ना करे तो 3 पानी पे बेहतरीन फसल हो जाती है। वो जैसे हम बड़ी दफा जिक्र करते हैं कि पहला ड्रिलिंग के वक्त हम लगाते हैं, दूसरा गोब की हालत में, तीसरा दाना बनते वक्त। लेकिन अगर टेम्परेचर ज्यादा हो जाए तो फिर चौथा पानी भी लगाना पड़ता है। और जो रेतली जमीन है उसमें चूंकि उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होती है, वो उसमें पानी लीच कर जाता है, तो उसमें फिर हमें स्प्लिटिंग ज्यादा करनी पड़ जाती है। जैसे ये बकर वगैरह के जो रेतले इलाके हैं, यहाँ तो 6 पानी भी लगाने पड़ते हैं, बल्कि इससे ऊपर भी जाना पड़ जाता है बाज़ औक़ात। तो ये इसलिए आखिरी पानी जो है वो टेम्परेचर की हालत देख के फिर लगाना है हमने। और जो जैसे मैंने जिक्र पहले शुरू में भी किया कि पिछले साल कुछ लोगों ने इस डर से कि फसल गिर ना जाए, टेम्परेचर ज्यादा होने के बावजूद आखिरी पानी नहीं लगाया, तो उनमें ना ये काफी नुकसान हुआ है, दाना श्रिवल रह गया, दाना मुकम्मल भराई नहीं हो सकी उसकी। तो दूसरा सर आज हम जाहिर है लोगों को इस वक्त वो बातें बता रहे हैं जो अब की जा सकती हैं। लेकिन हमारे फार्मर जो हैं वो दोस्त सारे हर साल गंदम लगाते हैं, तो हमें साथ साथ डिस्कशन में मैं चाह रहा हूं कि उनको बताते जाएं कि ये तो चीजें हैं ना जो अब हम कर सकते हैं, लेकिन अगले साल से उन चीजों से बचने के लिए क्या करना है ये भी हम याद दहानी कराते जाएं। तो ये जो रिकमेंडेशन है कि जो यूरिया है ये 50 से 55 दिन के अंदर, बिजाई के 50 से 55 दिन के अंदर यूरिया की डोजेज मुकम्मल कर देनी चाहिए। ठीक है ना। तो इस दफा तो ये अलग से हम आप सॉल्यूशंस बता रहे हैं ना कि जिनकी कम रह गई है यूरिया, वो अब उसको स्प्रे कर दें या मुख्तलिफ तरीके। तो लेकिन वैसे रूटीन में हमें ये 50 से 55 दिन में मुकम्मल करना चाहिए। दूसरी बात है कि मौसमी जो हालात हैं इनसे बचने के लिए आप देखें टेम्परेचर राइज करता है, इस पे तो हमारा कंट्रोल नहीं, लेकिन इस पे जरूर है कि हम टाइम पे बिजाई और उसके साथ बैलेंस फर्टिलाइजर, जिस पौधे को बैलेंस फर्टिलाइजर NPK प्रॉपर डोजेज में मिली होंगी वो रिलेटिवली उसमें मुदाफत ज्यादा होगी टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस को भी बर्दाश्त करने की, और दूसरे भी जैसे रस्ट वगैरह है उसको भी जो है ना वो ज्यादा आसानी से या निस्बतन बेहतर तरीके से बर्दाश्त करेगा। एक और चीज मैं जरूर आज बताना चाहूंगा इस वक्त, क्योंकि उसका टाइम है, एफर्ट मैनेजमेंट पे। जो सुस्त तेले का हमला है वो इस मौसम में आके होता है, तो उसके लिए बाज लोग बड़े सख्त स्प्रे करने शुरू कर देते हैं। इससे काइंडली जरूर बचा जाए, क्योंकि एफर्ट जो है सुस्त तेला वो अभी तक हमारे यहाँ ऐसे है कि अगर सुस्त तेला आता है तो साथ ही हमारे जो दोस्त कीड़े हैं बीटल्स वगैरह, वो आपने देखा होगा फील्ड में खासी मकदार में मौजूद होते हैं और ज्यादातर फील्ड में वो नुकसान नहीं होने देते। तो अब ये जो ट्रेंड शुरू हुआ है स्प्रे करने का, इससे ये होगा कि फिर हमारे दोस्त कीड़े जो हैं वो भी खत्म होते जाएंगे और उसके साथ साथ एफर्ट में रेजिस्टेंस आनी शुरू हो जाएगी, और फिर उसमें हमें हर गुजरते साल के साथ ज्यादा स्प्रे करनी पड़ेंगी,
ज्यादा स्प्रे करनी पड़ेंगी, जबकि गंदम जो है ये हमारी बेसिक फूड है, खाने के लिए इस्तेमाल होनी है, तो उसमें हेल्थ हैजर्ड्स भी बहुत ज्यादा आ जाते हैं। तो अब इसलिए यह कि रस्ट की मैनेजमेंट के मुख्तलिफ तरीके हैं। अब एक है ठंडे पानी का स्प्रे है, वो भी खासी हद तक कंट्रोल कर देता है। और आइंदा के लिए जो है, अगर आपने अगले साल के लिए ये है कि कोई कहीं कहीं बीच में फसल के सरसों के जो है ना वो लाइनें काश्त कर दी जाए, तो उसका फायदा ये होता है कि सरसों पे जो एफर्ट आता है वो स्पीशी वीट को इफेक्ट नहीं करती। तो सरसों चूंकि क्विक ग्रोइंग है, वो पहले जो है ना उस पे एफर्ट आ जाता है, और उसके साथ साथ जो उसके दोस्त कीड़े जो हैं जो एफर्ट को खाते हैं वो भी वहां पे डेवलप हो जाते हैं। तो जब गंदम पे एफर्ट आता है तो वो दोस्त कीड़े सेम ही है, वो वही हैं जो गंदम वाले कीड़े तेले को भी खाएंगे, तो इसलिए वो नुकसान नहीं होने देते, इसलिए ये बड़ी अच्छी मैनेजमेंट है जी। सर ये तो ਤੁਸੀਂ बड़ी गुर ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਾਗ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। जी हाँ, जी, बिल्कुल सरसों का साग बिल्कुल, भी बन साग भी जाएगा। बनेगा और जी हाँ, और दोस्त ये कीड़े भी हमारे वहां यहाँ पे। यूके में तो ना उसके बॉर्डर लगाते हैं, बॉर्डर लगाते हैं जी ये हाँ ताकि वो वहां जी पर उसकी जो है ना, तो अच्छा मेरे ख्याल में गफार साहब सर आप कुछ बात कर रहे थे, आपकी कंट्रीब्यूशन जो है मतलब फर्टिलाइजर के हवाले से और जो टेम्परेचर के हवाले से। कुछ दोस्त मैंने देखा आजकल मीडिया में बता रहे हैं कि जी फास्ट पोटाश अप्लाई कर दें। अब पोटाश तो बहुत लेट होगी पोटाश की तो एप्लीकेशन, ये तो मेरे ख्याल में कोई ऐसे ही जो किसी ने या कहते हैं जिनने पोटाश अप्लाई की थी वो बड़े अच्छे रह गए कि वो हीट से बच जाएंगे। ये इसमें कितनी हकीकत है डॉक्टर साहब? जी डॉक्टर गफार साहब। जी, अभी मेरी आवाज ठीक आ रही? जी जी अब आ रही बेहतर सर, बहुत शुक्रिया। जी, शुक्रिया। एक तो पहले मैं डॉक्टर साहब ने बड़ा अच्छा एलेबोरेट किया, आपने 2-3 क्वेश्चंस किए कि कितने दिन में जो है ना वो दाना भराई होती है सिट्टू में, और आखिरी पानी के वाले से थोड़ा-सा मैं ऐड करूँगा। एक तो तकरीबन 30 से 40 दिन जो है सिट्टे के अंदर दाने की जो है भराई होती रहती है, लेकिन डिपेंड वही करता है जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया टेम्परेचर पे और उसकी स्विंग टाइम पे, कि जो अर्ली लगी होती है वो 40 दिन तक भी उसकी दाने की भराई होती रहती है सिट्टे में, और जो लेट काश्ता होती है दिसंबर में अगर लगी है तो 25-30 दिन में भी बहुत का टेम्परेचर राइज कर जाए तो 25-20 दिन में भी उसको अपने आप को दाने की भराई मुकम्मल करनी पड़ती है, जिसकी वजह से फिर उसकी ज़ाहिर बात है पैदावार जो है वो कम हो जाती है। फिर आखिरी पानी की अगर हम बात करें तो कट डेट नॉर्मल जो हमारी क्रॉप है, नॉर्मल स्विंग है, नॉर्मल टेम्परेचर चल रहा है, तो 15 से 20 मार्च के दौरान हम कहते हैं कि आखिरी पानी लगाएं, और अगर ज़मीन भी हमारी मेरा ज़मीन है, अच्छी फर्टाइल है। बाकी डॉक्टर साहब ने बड़े अच्छे तरीके से एलेबोरेट कर दिया कि अगर सैंडी साइल है और टेम्परेचर राइज कर गया है तो वहाँ पे हमें जो है एक्स्ट्रा इरिगेशन जो है अप्लाई करनी पड़ती है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा फार्मर्स को ख्याल करना पड़ेगा कि जो आखिरी आबपाशी है और उससे पहले जो उसने आबपाशी की है उसके दरमियान में वक्फा ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कि इस तरह ना हो कि जब आखिरी आबपाशी वो कर रहा है ज़मीन बिल्कुल सूख गई है। अगर सूख गई है ज़मीन और टेम्परेचर भी ज़्यादा है और स्टेज भी वही डफ के करीब है, अगर वहाँ पे फार्मर पानी लगाएगा तो अक्सर औकात उसका फ़ायदे के बजाय नुकसान हो जाता है। तो इस चीज़ को बड़ा उसे क्रिटिकली देखने की ज़रूरत है। तो इसलिए आजकल जो जैसे आप साहब ने फरमाया कि बड़ा प्रिसाइज्ड वे में हमें चलना पड़ेगा कि अपनी गंदम को गिरने से भी बचाना है, हाई टेम्परेचर से भी बचाना है। तो सारी चीज़ें बड़े कैलकुलेटेड वे में और अकॉर्डिंग टू दी लोकल कंडीशन उसके मुताबिक हमें करनी पड़ेंगी। बाकी आपने कहा है पोटाश के हवाले से, तो पोटाश का डेफ़िनेटली एक रोल तो है। अगर फार्मर ने अप्लाई नहीं की सोइंग के टाइम पे पोटाश, अगर तो कर दी है तो वेल एंड गुड, कोई ज़रूरत नहीं है अभी उसको अप्लाई करने की। अगर उसने नहीं की तो मार्केट में कुछ प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं पोटाशियम नाइट्रेट इस हवाले से जो फोलियर स्प्रे हो सकते हैं। तो वो अगर इस स्टेज पे फार्मर करता है, पॉसिबली कर सकता है, इकोनॉमिकली भी वो मतलब अफोर्ड करता है, तो उसका उसकी क्वालिटी पे कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट्स अच्छे इफ़ेक्ट्स आएँगे। ग्रेन की जो है साइज़ पे और उसकी थोड़ी बहुत यील्ड में कोई बहुत ज़्यादा शायद इम्प्रूवमेंट ना हो, लेकिन उसकी क्वालिटी को बेहतर करेगी ज़रूर पोटाश। और इसी तरह से आपने हीट के हवाले से कहा, तो डेफ़िनेटली जो पोटाश का मेन रोल तो यही है कि वो प्लांट के अंदर जो है टॉलरेंस या रेजिस्टेंस का मैकेनिज़्म को डेवलप करती है और इम्प्रूव करती है, चाहे वो हीट के हवाले से हो या डिजीज़ेज़ के हवाले से हो या फिज़ियोलॉजिकल बाकी जो क्लाइमेटिक कंडीशंस के हवाले से हो।
तो उसका रोल तो है डेफिनेटली। थैंक यू डॉक्टर गफार साहब, आपका इतने अच्छे से एलैबोरेट करने के लिए। एक्चुअली हमारे पास थोड़े से और क्वेश्चंस भी हैं, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करती हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि आप टू द पॉइंट जो है वो उनके आंसर्स जो हैं वो डिलीवर करें, ताकि सुनने वालों को जो है वो परफेक्ट नॉलेज बस की पॉइंट्स में मिले। ये मैं शेयर करती हूँ अभी। इज इट शोइंग सर? ये शो हो रही है? ये आ रही है। जी सर। सर ये आप कि इसको गर्मी इसको की बड़ा लहर कर दें, तो फुल कर लें अगर आप कर सकती हैं तो। वो नीचे जो स्लाइड्स हुआ जी ये उसके साथ नेक्स्ट वाला जी। जी सर, जैसा कि अब हमें पता तो है कि गंदम जो है वो अपनी बढ़ोतरी के मराहिल में है, लेकिन इस मरहले में जो हमारी गर्मी की लहर आने वाली है उसमें सबसे ज़्यादा कौन सा बढ़ोतरी का मरहला है वो इफ़ेक्ट होगा और किस तरह होगा और हम इससे किस तरह बचें? जी इसमें सबसे ज्यादा तो देखें जी जो ग्रेन फिलिंग स्टेज है हमारी वही, और जो लेट हमारी स्विंग है उसमें इवन जो है फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है, इवन पोलन की वायबिलिटी बाज का जो है पोलन वायबल नहीं रहता, इश्यूज आते हैं। तो ये स्टेज मेन कह लें कि हम अगर उसको एक स्टेज की बात करें तो ग्रेन फिलिंग स्टेज जो है वो सबसे ज्यादा जो है इफेक्ट होती है। तो उसको मैनेज कैसे करना है, कुछ लोग तो पहले मैनेज कर चुके हैं जिनने वैलेंटाइन जो है ना कास्ट की, तो वो तो इससे स्किप हो जाएंगे। उसके बाद जिनने बैलेंस फर्टिलाइजर जो है वो यूज की है वो भी काफी हद तक जो है इससे बच जाएंगे। तीसरे नंबर पे आपाशी है, उसका हमने डिटेल में काफी बात की है कि जो है इरिगेशन जो क्रिटिकल स्टेजेस हैं बूटे के बाद ग्रेन फिलिंग पे वहां पे मिस ना हो, और अगर एक्स्ट्रा इरिगेशन की जरूरत है तो उसका मैंने पहले ही डिटेल में बताया है कि आखिरी और जो सेकंड लास्ट इरिगेशन है उनके दरमियान वक्फा कम होना चाहिए और ज़मीन सूखने ना दें, ड्राई ना हो, उससे पहले पहले हमने आखिरी इरिगेशन जो है वो करनी है। तो उसके अलावा लॉन्ग टर्म तो खैर काफ़ी फिर उसमें है जो अगले सालों के लिए हमारा फार्मर कर सकता है कि किस तरह से हम जो है अपनी सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो अगर इम्प्रूव कर लें ना तो वो एक बड़ी जो है कह लें कि हमने अचीवमेंट है कि हम अपनी इस तरह की एक्लिमिटीज, चाहे वो हम फ्रॉस्ट की पहले बात कर रहे थे या आने वाले दिनों में हीट की बात करें, तो अगर आपकी ज़मीन जरखेज है उसमें ऑर्गेनिक मैटर खास तौर पे ज़्यादा है तो वो सॉइल जो है आपकी वहाँ पे जो क्रॉप लगी हुई है वो इस तरह की एक्लिमिटीज से सर्वाइव कर जाती है, बच जाती है, निकल जाती है, उसका नुकसान कम होता है। तो ये तो एक लॉन्ग टर्म है, लेकिन शॉर्ट टर्म में यही है अब कि हम उसकी इरिगेशन मैनेज कर सकते हैं, कोई यूरिया का जैसे स्प्रे की बात हो रही थी वो कर सकते हैं। तो यही हम रेमेडीज हैं इसके लिए। थैंक यू सर। नेक्स्ट की तरफ। जी मुझे ना स्क्रीन आपकी प्रॉपर शो नहीं होती, अगर सेकंड क्वेश्चन आप थोड़ा मुझे एलेबोरेट कर दें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सर वो बचाव का ही था, वो आपने बयान कर दिया है। नेक्स्ट पे चलते हैं। जी ठीक। सर अब हम खाद के बारे में जो है वो पूछना चाहते हैं कि हमें पता है कि हमने इनिशियल स्टेज के ऊपर जो है वो खाद डाल दी और हमारा जो किसान है वो बीओपी नहीं डालता, सॉरी बोरॉन जो है वो नहीं डालता। तो इस सूरत हाल में जहां गर्मी की लहर जो है वो आने वाली है, ये सिफारिश की जा रही है कि हम अगर बोरॉन की फोलियर स्प्रे करें तो हम इससे बच सकते हैं। तो इसकी क्या रिकमेंडेशन है जो कि किसान को दी जा सकती है? आप क्या इसके बारे में कहेंगे? मतलब कितनी डोज जो है वो हम अप्लाई करें पर एकड़ के हिसाब जी से? मुझसे ये सवाल है जी। जी जी सर, मैं इसका आंसर करता हूँ पहले जी। आप दे दें। जी इसमें जो है बोरान का जो स्पेसिफिक रोल है वो है सीड सेटिंग में या पोलन वायबिलिटी के हवाले से। तो उस सेंस में खास तौर पे जो पिछले दिनों प्रॉब्लम रहा है फ्रॉस्ट का,
तो उन दिनों में भी अगर बोरान का स्प्रे किया जाता तो वो इफेक्टिव हो सकता था पोलन वायबिलिटी के हवाले से, उसकी सीड सेटने के हवाले से। और आने वाले दिनों में भी जहाँ लेट स्विंग है वहाँ पे इश्यूज हैं, अगर कि सीड सेटिंग में इशू आएगा वायबिलिटी में, तो वहाँ पे जो है बोरान का स्प्रे जो है वो किया जा सकता है। और इसकी जो डोज है वो बहुत कम यूज़ होती है नॉर्मली, जो है वो 200 ग्राम वो इनफ होता है 1 एकड़ के लिए इसका स्प्रे जो है। सर कितने लीटर पानी में? पानी डेफिनेटली इसमें वही 100 से 120 लीटर जो हमारा नॉर्मली स्प्रे के लिए यूज होता है। ओके सर, अगर हमारा ये जो कॉन्टीन्यूसली वेरिएशन आ रही है क्लाइमेट चेंज के अंदर, अगर ये मुसलसल जो है वो होती रहने वाली भी है, तो इस सूरत हाल के अंदर जो हमारा वीट का ग्रोइंग पीरियड है वो कैसे इफेक्ट होगा, या हमें उसको बदलने की ज़रूरत है कि हमें इसी के साथ जो है वो बाकी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को बेहतर करने की ज़रूरत है, या कि 10-15 दिन का कोई वक्फा हम इसमें डालेंगे? इसमें देखें जी, अब जो मुझे समझ में आती है, बाकी खैर दोनों डॉक्टर साहबान ज़्यादा मतलब अच्छे तरीके से इसको शायद बताएं। जो मेरी समझ में बात है वो कि मेरी जो विंडो है वो नैरो हो गई है वीट की। जैसे इस दफ़ा हमने कहा कि कुछ लोगों ने गलती की पिछले साल के डर से कि 15-20 अक्टूबर से ही स्टार्ट कर दी गंदम की, तो उनको कोई डैमेज भी हुआ है फ्रॉस्ट की वजह से। तो हमें दोनों चीज़ों से जो है ना लड़ना है, फ्रॉस्ट से भी और हीट से भी, और अपनी क्रॉप को मैनेज करना है। तो मेरे हिसाब से जो विंडो है वो शॉर्ट हो गई है। पहले जो हम एक पूरा महीना नवंबर का था, उसको मज़ीद कंसाइज़ करके 1 नवंबर से 15 नवंबर जो है वो ज़्यादा आइडियल कह लें कि या ऑप्टिमम जो है वो स्विंग टाइम है पंजाब में वीट के हवाले से। तो बाकी लॉन्ग टर्म में जो है कुछ चीज़ें हम कर सकते हैं, जैसे कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस हैं, लेकिन वो खैर एक पूरे सिस्टम्स हैं, उसको हमें फिर चेंज करना पड़ेगा कि हम ज़ीरो टिलेज का सिस्टम अडॉप्ट करें, उसके साथ मल्चिंग करें। और अपनी असल में फ़िलॉसफी वही है कि सॉइल हेल्थ को जो है अगर हम इम्प्रूव कर लें, तो काफ़ी जो है वो क्लाइमेट चेंज के जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको हम काफ़ी हद तक जो है अडॉप्ट भी कर सकते हैं और कई लिहाज से मिटिगेट भी कर सकते हैं। तो बाकी जो रिज स्विंग है कि हम ब्रॉडकास्ट करके रीजेस निकाल देते हैं, या बेड प्लांटिंग है, वो भी रोल प्ले कर सकती है जो है वो क्लाइमेट चेंज के हवाले से। खास तौर पे हमें वाटर की जो शॉर्टेज करनी पड़ेगी आने वाले सालों में, तो उसमें पानी की भी बचत है। और दूसरा ये है कि जैसे अभी हम बात कर रहे हैं कि आखिरी जो पानी है वो बड़ा क्रिटिकल होता है, कि अगर हम एक्सेसिव लगा दें तो गंदम आपकी गिर भी सकती है। तो अगर आपकी गंदम जो है वो केलियों पे या पटड़ियों पे उसकी काश्त है, तो वो गिरने से जो है बच जाती है। और इसी तरह से उसमें हम फिर डेफिनेटली हीट को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं अगर पटड़ी और खेल पे हम गंदम लगाते हैं। सर जो आम किसान है उसको ये कैसे पता चलेगा कि हम सॉरी गंदम की फसल के ऊपर जो है वो गर्मी की लहर जो है वो अपना असर कर गई है? इसके क्या अलामात होंगे कि एक आम इंसान भी जो है वो इस चीज़ के बारे में जान सके? मैं हाफिज वसी साहब से ये क्वेश्चन का आंसर लेना चाहती हूँ। मैं अब थोड़ा सा जो डॉक्टर साहब ने बताया है बिल्कुल ठीक बताया है। ये है कुछ जो कंजर्वेशन जो है, और ये जो तमाम जो गुड प्रैक्टिस जिसे हम कहते हैं, ये सब इकट्ठी होती होंगी तो हमें हमारे मसाइल का हल निकलेगा। लेकिन दो चीज़ों को हम अवॉइड नहीं कर सकते, और उसका इलाज डॉक्टर जावेद साहब के पास है। और वो दो चीज़ें क्या हैं? वो है एक तो ये हीट वेव, और दूसरा ये एक्सेसिव फ्रॉस्ट। इन दोनों चीज़ों का इलाज जो है वो हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के पास होगा। हम शायद टाइमिंग जो है प्लांटिंग की वो तब्दील ना कर सकें, इसलिए कि ये कंटिन्यूस है, उससे पहले हमारी कोई और फसल भी लगी होती है। लेकिन ये हमें जो हमारे जो ब्रीडर हजरात हैं, ये कोई वैरायटी का जो है जब तक सलूशन नहीं ढूंढेंगे, नंबर 1 उसकी ड्यूरेशन थोड़ी सी शॉर्ट हो जाए, और नंबर 2 वो हीट वेव को रेजिस्ट कर सके। इसका इलाज जो है वो अल्टीमेटली उसके अंदर है। बाकी उस वक्त तक जब तक इस किस्म की वैरायटी नहीं आती, हमें ये दूसरे तरीके अख्तियार करने पड़ेंगे, जैसे ये पोटाशियम नाइट्रेट वाला,
ये भी हीट वेव को जो है आखिरी दिनों के अंदर अगर ये आ जाए तो उसको वो करता है अच्छे तरीके से। दूसरा जो है इसके अंदर ये डॉक्टर जाहिद अता चीमा साहब, मैं कोई 3-4 साल से उसके रिजल्ट्स देख रहा हूँ, और बैक इन 2007 जब वो अपने प्रोग्राम को कर रहे थे, एलिलोपैथी के ऊपर वो काम कर रहे थे, तो उस दौरान एक सुरगाब के नाम से एक प्रोडक्ट डेवलप हुआ जो एक्सट्रैक्ट था सॉर्गम का। स्टार्ट हुआ था वो जड़ी बूटियों के लिए, लेकिन अभी जो इस वक्त वो इस्तेमाल हो रहा है वो इम्यूनिटी को बढ़ा रहा है, और उसके ऊपर हीट वेव का असर जो है वो जाइल होता जा रहा है। तो मेरा दाती ख्याल ये है कि हमें टू वे मेन जो लॉन्ग टर्म जो है वो वैराइटल मामले के ऊपर जाना पड़ेगा, और शॉर्ट टर्म के अंदर हमें अपनी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, ये बड़ी प्यारी डॉक्टर अब्दुल गफ्फार साहब ने बात की है, बैलेंस फर्टिलाइजर, और मेरा ख्याल है पहले डॉक्टर जावेद साहब ने बात की। हम अपनी जिंदगी में देखते हैं कि अस्पतालों के जो बाहर जो लोग होते हैं वो पहलवान हमें नजर नहीं आते, वो सूखे सड़े आदमी, कोई इस किस्म के प्रॉब्लम या कोई वहमी किस्म के आदमी वो आपको अस्पतालों के बाहर नजर आएंगे। जिन लोगों को अच्छी खुराक मिली होती है वो आमतौर पर अस्पतालों का रुख नहीं करते। तो लिहाजा आपकी फसल अगर मजबूत है और फसल की आपने बैलेंस फर्टिलाइजर इन टाइम दिया तो इट इज ओके। एक चीज मैं ऐड करना चाहता हूं, और वो ये है कि हमारी मुंजी और हमारी शुगर केन ये वाटर लविंग क्रॉप्स है। ये वाली जो क्रॉप है हमारी गंदम, ये वाटर लविंग क्रॉप नहीं है। इसको क्या चाहिए, इसको पानी नीचे नहीं चाहिए, इसको नमी चाहिए। और ये वाला जब ये फ्लैग लीफ इसका बाहर निकल आता है और दाना जब इसका बन रहा होता है, उस वक्त ये फसल सिर्फ प्यासी होती है। यानी कि प्यास का मतलब ये है कि गिलासों की तरह नहीं, नीचे अवेलेबिलिटी ऑफ मॉइस्चर वो एंश्योर होनी चाहिए। और वो जिस तरह ऑर्गेनिक मैटर, बेड प्लांटिंग, बेशुमार तरीके हैं जिससे आप उसको कंजर्व कर सकते हैं मॉइस्चर को। जी बहुत शुक्रिया सर इतने अच्छे से एलैबोरेट करने के लिए। और कोई सवाल? बेसिकली आपने इतने सारों में हर चीज़ क्लियर कर दी है, आगे वाले सवालात भी जो हैं वो ऑलमोस्ट हो गए हैं इसी में क्लियर। अच्छा, मैं एक और चीज क्लियर करना चाहता हूँ, और जी डॉक्टर जी साहबान यहाँ पर बैठे हुए हैं। एक सवाल तो बार बार आया कि नीचे के पत्ते जो हैं वो पीले हो गए, क्या होगा? ये अननेसेसरीली इसके कई फैक्टर्स हैं। डॉक्टर जावेद साहब ने बड़ा प्यारा बताया, हर्बिसाइडल डैमेज भी हो सकता है, और जमीन के अंदर सैलिनिटी होगी तो जब भी हो सकता है। लेकिन ये मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पर इस फोरम के अंदर कि अगर इस वक्त आप सारे पत्तों को नीचे वालों को काट दें और सिर्फ फ्लैग लीफ को रहने दें तो आपकी जो क्रॉप है वो भरपूर क्रॉप होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो लिहाजा सारी तवज्जो जो है वो आप फ्लैग लीफ पर दें। दूसरी चीज डॉक्टर साहब ने बड़े प्यारे तरीके से बताया कि एफिड मैनेजमेंट, ये क्या कहते हैं, टॉक ऑफ द डे है। एफिड मैनेजमेंट के अंदर अननेसेसरीली दवाई आपको इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, लेकिन एक असूल याद रखें, जितना ज्यादा यूरिया इस्तेमाल करेंगे उतना ही ज्यादा इम्कान होगा उसमें एफिड अटैक का। और जितना आप बैलेंस फर्टिलाइजर इस्तेमाल करेंगे, जितनी रिक्वायरमेंट है उसका कम होगा। और अगर यूरिया की वैसे कमी हो गई तो ये वैसे ही नहीं आएगा। अब नाउ हाउ इट स्टार्ट्स, ये जो डॉक्टर साहब ने बताया कि इसका जो स्प्रे है कब करना चाहिए, जो मैंने प्रैक्टिकल देखा है वो ये है कि सबसे पहले ये जहां आपका स्टेम शुरू होता है जमीन से, वहां आपको कुछ एफिड्स नजर आएंगे, फिर ये एफिड स्टेम पर चढ़ेंगे, और फिर ये एफिड जो हैं जो पत्तों के नीचे नजर आएंगे। अब ये जब पत्तों के नीचे आपको नजर आएंगे, ये यहाँ से अलार्म शुरू हो जाएगा, नीचे वाले का कोई इशू नहीं है। और जब ये यहाँ पे भी कोई कंट्रोल नहीं होगा तो फिर ये सिट्टे पे आना शुरू हो जाएंगे, और वो सिट्टे पर आना जो है वो असल खतरनाक है। उससे पहले पहले आपको इसको कंट्रोल करना चाहिए। ये इसका तरीका वारदात है।
दैट्स ऑल जी। डॉक्टर साहब, नीम का ऑयल भी इस पे यूज किया जा रहा है, उसके भी अच्छे असर हैं इसे एफर्ट को कंट्रोल करने में, नीम ऑयल। तो क्योंकि उसका जी कोई बिल्कुल साइड जरूर, इफेक्ट भी नहीं है, क्रॉप को कोई प्रॉब्लम नहीं उसकी आती। बिल्कुल दुरुस्त है जी। सर, जैसे आपने कहा कि अगर आप हम लोअर लीव्स जो है वो कट कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमारा जो मेन मकसद है वो हमारा जो है वो फ्लैग लीफ जो है वो बचाना है। अब हम ये बात अपने फार्मर को कैसे बताएं, वो तो काटने के लिए तैयार ही नहीं होगा। नहीं नहीं अब हम जो, नहीं, सुंदर देखें इसमें सॉरी चले आप बताओ, नहीं मतलब नहीं जी नहीं सर, ये आप देखो, इसका कंटिन्यू करें। ये हाँ, इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि हमने वो पत्ते काटने हैं। वो तो आफत साहब ने एक मिसाल दी है कि अगर काट जी जी भी दिए जाएं तो क्रॉप को, मैं इसको चले अल्फाज बदल देता हूं कि इस वक्त 80% से ज्यादा जो खुराक बना रहा है पौधा वो फ्लैग लीफ से बना रहा है। अब बाकी, क्योंकि देखें पत्तों का रोल जो है वो खुराक बनाना है ना, तो इस स्टेज पे आके जब फ्लैग लीफ अपीयर हो जाता है, फिर जो खुराक बनाने का अमल है वो ज्यादातर उसका हिस्सा जो है वो फ्लैग लीफ के जुम्मे होता है, बाकी वाले लोअर लीफ अपना काम कर चुके होते हैं। तो इसलिए आप साहब ने मिसाल दी है कि अगर उनको काट भी दिया जाए तो फसल पे मसला नहीं आएगा। तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि आपने काटने हैं वो, ठीक है ना। इसका थैंक यू मतलब डॉक्टर सिर्फ साहब। ये है ठीक है। बताना कि लोअर लीव्स का पीला हो जाना या उस पर कोई प्रॉब्लम होना इस वक्त मैटर नहीं करता ज्यादा। तो थैंक यू मेरा ख्याल डॉक्टर है साहब, आपने काफी मेरी, शुक्रिया टाइम। सर। आपने जी आपने मेरी जान बचाई है, और मुझे डर था कि कहीं कोई मेरे खिलाफ फतवा ना आ जाए। मैं तो ये पूछ मैं तो तबलीग नहीं कर रहा था उसकी, मैंने तो ये बताया था कि अननेसेसरी जो जो कंसर्न शो किया जा रहा है जी उसको जी हाँ। उसको उसको क्लियर करने के लिए। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर यू क्लियर्ड इट। जी जी, तो बहुत जी शुक्रिया सर। सर। अभी सुंदर मेरा ख्याल है कि हम कुंगी पर बात कर लें। आपका अगला सवाल यही है क्योंकि टाइम भी ज्यादा हो रहा है। तो पहला इन्होंने सवाल किया है कि कुंगी की बीमारी किस मरहले पर जाहिर होती है। तो इसका जवाब यह है कि कुंगी की बीमारी किसी भी मरहले पर जाहिर हो सकती है, और ये फसल पे जितना जल्दी जाहिर होगी ना उतना ज्यादा इसका नुकसान होता है। अगर आपकी वैरायटी जो है वो कुव्वत मुदाफत नहीं रखती, और तो ये सीडलिंग स्टेज पे जब पौधा बिल्कुल उगता है उसी वक्त भी कुंगी का हमला हो सकता है, और उस सूरत में पौधे को नुकसान बहुत ज्यादा होगा। 50% से ज्यादा भी आपकी पैदावार का नुकसान हो सकता है। लेकिन जैसे जैसे फसल आखिरी मराहल की तरफ जाती है तो उस वक्त अगर रस्ट आ भी जाती है तो निस्बतन नुकसान काफी कम होता है। तो दूसरी बात है कि कितनी की अकसाम है, 3 होती हैं, ठीक है, इन्होंने लिखा है। तो उसमें हमारे यहाँ जो है वो पीली या जर्द कुंगी या स्ट्राइप रस्ट जैसे कहते हैं उसका हमला ज्यादा होता है। उसमें निशानी उसकी ये है कि पौधों के ऊपर पीले रंग का पाउडर नजर आता है। अगर आप पत्ते पे उंगली फेरेंगे तो आपको बाकायदा वो पाउडर महसूस होगा। तो वो पीली कुंगी है। अगर इसी तरह वो भूरे रंग का पाउडर है तो वो लीफ रस्ट या ब्राउन रस्ट या बुरी कुंगी जिसे कहते हैं वो होएगी। तो उसके लिए सबसे अच्छा कंट्रोल तो यही है कि कुव्वत मुदाफत रखने वाली अकसाम को काश्त किया जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह अब हम ज्यादातर रकबे पे कुव्वत मुदाफत रखने वाली अकसाम ही काश्त की गई हैं। पहले जो गैलेक्सी थी, सहर थी, ये बहुत ज्यादा अब कुंगी से मुतासर होने लग गई थी, तो ये हमने बैन भी करवा दी। अब लोग उसको नहीं लगा रहे। तो लेकिन जो इस वक्त नई अकसाम है ये मुदाफत रखती हैं, और इसमें अब जो हम नई अकसाम तैयार करते हैं इसमें 100% जो है ना मुदाफत वो उसको फरोग नहीं देते, क्योंकि जो बिल्कुल 100% मुदाफत वाली अकसाम होती हैं उनमें जो कंट्रोल होता है वो मेजर जीन से होता है। फार्मर के लिए यह है कि उसमें किसी भी वक्त किसी भी साल एकदम से कुंगी आ सकती है। तो उसकी बजाय हम उसका देरपा कंट्रोल करते हैं माइनर जीन्स के जरिए, जिसमें ज्यादा कुत्ते मुदाफत वाले जीन्स होते हैं जिनका थोड़ा थोड़ा असर होता है और वो मिलके मुदाफत देते हैं। तो उसमें थोड़ी बहुत रस्ट उसके ऊपर अपीयर होती है लेकिन वो नुकसानदेह हद को की तरफ नहीं जाती।
अब इस पे है कि इसे कैसे कंट्रोल किया जाए, तो मुदाफत वाली अक़साम की बात हो गई है। उसके साथ साथ इस पे भी यही बात है कि जो हमारा हेल्दी प्लांट्स है उस पे रस्ट कम आती है। अच्छा, अगर वो आए भी तो रस्ट का ये है कि ये एकदम से पूरे खेत में नहीं आती, ये पहले पैचेस में, टुकड़ियों की शक्ल में अपीयर होती है। तो आप अब ये है कि हमारे किसान भाइयों को चाहिए कि इस वक्त अपनी फील्ड का रोजाना की बुनियाद पे मुआयना करते रहें। अगर कहीं रस्ट का पैच नजर आए तो उस पैच को स्प्रे कर दिया जाए, उससे ये फायदा होगा कि वो आगे नहीं फैलेगी। उसके लिए बाजार में काफी फंजीसाइड्स अवेलेबल हैं, जिसमें टेबुकोनाजोल, प्रोपेकोनाजोल, ऑक्सीस्ट्रोबिन वगैरह हैं, जिसमें ये नटीवो, टिल्ट, इस टाइप की जो है ना एक फंजीसाइड हैं। तो वो महकमा ज़राअत के अपने इलाके के आप जो फील्ड असिस्टेंट है या ज़राअत अफसर है उसके मशवरे से इसको कर सकते हैं। शुक्रिया सर आपका इतनी डिटेल में बताने के लिए। जी हुरैन, आपका कोई क्वेश्चन है? जी, मैंने एक क्वेश्चन पूछना था। जैसे कि सर पहले कहा कि अगर फर्टिलाइजर जो है वो हम कम अप्लाई करते हैं तो हमारी जाहिर है उसकी डेफिशिएंसी क्रॉप में शो होती है, और अगर हमें चाहिए कि हम बैलेंस फर्टिलाइजर जो है वो ऐड करें, लेकिन अगर फर्टिलाइजर जो हमने अप्लाई किया है वो अगर ज्यादा हो जाता है तो वो मतलब अगर टॉक्सिक लेवल पे है तो हम कैसे उसको टैकल कर सकते हैं? पहली बात तो ये है कि ये बिल्कुल इसका ख्याल रखना चाहिए, टॉक्सिक लेवल तक जाने के आजकल हालात कहाँ हैं, जितनी महंगी हो गई है फर्टिलाइजर, इसकी तो बहुत ज्यादा एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए। हाँ ठीक है, अगर आपने कर ली है, टॉक्सिसिटी शो हो रही है, तो फिर उसका एक्स्ट्रा इरिगेशन के जरिए ही आप उसको बचा सकते हैं कि पानी ज्यादा लगा दें ताकि वो लीच कर जाए और ना वो पौधे को फिर नुकसान उसका कम होगा। तो दूसरी बात है, अब इसी से रिलेटेड ये बता दूं कि फर्टिलाइजर के जिस तरह से रेट बढ़ रहे हैं, जिस तरह आम कॉमन फार्मर की रीच से बाहर हो रही है, तो अब हमें अब जो कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस हैं उनमें चेंजेस लानी होगी। अब हमें जैसे पहले खाद का छट्टा करते हैं उसमें खास तौर पे यूरिया जो है ये इसका काफी लॉस होता है, तो अब हमें लाइन सोइंग करनी चाहिए और जो सीड और फर्टिलाइजर वाली ड्रिल होती हैं उनसे कास्ट करें। उसमें यह फायदा होता है कि खाद जो है वो दाने से मुनासिब फासले पे गिरती है और वो बेहतर तरीके पे जो है हमारे ग्रेन को अवेलेबल होती है, प्लांट को जाती है, वो फजा में ज़ाया नहीं होती, और जो ये वीड्स हैं उनको उतनी दस्तयाब नहीं होती और प्लांट को ज्यादा दस्तयाब होती है। इस तरह हम कम फर्टिलाइजर से ज्यादा फायदा उठा लेते हैं। जी, कोई और क्वेश्चन? जी थैंक यू सर। वैसे क्वेश्चन मैंने इस कॉन्टेक्स्ट में पूछा था कि अगर जब हम यूनिवर्सिटी के अंदर हम अपना प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं तो कभी कभार ऐसा हो जाता है कि वो टॉक्सिक लेवल को वो पहुंच जाता है, तो इसलिए हम उसको ज्यादा आपने बता दिया कि हम उसको इरिगेट कर लें। ओके, थैंक यू सर। अच्छा, इसमें अगर इजाजत दें तो मैं थोड़ा सा ऐड करूंगा। जी प्लीज। जी सर, कंटिन्यू। नॉर्मली जो है ना नाइट्रोजन का होता है, फार्मर चूंकि इम्बैलेंस यूज करते हैं तो नाइट्रोजन एक्सेसिव यूज कर जाते हैं बाज़ फार्मर, यानी कि यूरिया ही कॉमन हम उसको कहते हैं कॉमनली कि यूरिया बहुत ज्यादा जी अप्लाई कर दिया फार्मर ने, 2-3 बैग तक यूरिया डाल देते हैं, तो वहां पे थोड़ा सा एक्सेसिव इरिगेशन से फिर उनको अवॉइड करना पड़ेगा। अगर यूरिया बहुत ज्यादा डाल दी है और फिर पानी भी ज्यादा डाल देंगे तो फिर क्रॉप जो है वो लॉस कर जाएगी। ओके, शुक्रिया सर। टाइम जो है वो आपका देने का बहुत शुक्रिया, और ख़त्म भी होने वाला है, तो मैं आप सबकी तरफ से जो है वो होम मैसेज जो है वो लेना चाहती हूँ कि जी डॉक्टर अब्दुल गफ़ार साहब, पहले आप ही बता दें कि हमारे पास। मेरी तरफ से यही है कि इस स्टेज पे एक तो जो है इरिगेशन या पानी की कमी नहीं आनी चाहिए, चाहे बूटिंग पे और फिर आगे ग्रेन फिलिंग मिल्किंग स्टेज पे, और इसके बाद जो है बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदार को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो फोरकास्ट पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट दे रहा है तो
तकरीबन टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन जो है वो नॉर्मल है। ठीक है, अभी तक कोई बहुत ज्यादा परेशानी की हालत में कहीं वो गलत फैसले ना कर बैठे, मैं इसलिए कह रहा हूँ। तीसरे नंबर पे, अगर खुदा ना खास्ता टेम्परेचर हाई होता है और हमें एक एक्स्ट्रा इरिगेशन देनी पड़ती है, तो उस पे फिर मैं रीएम्फसाइज कर रहा हूँ कि वो आखिरी इरिगेशन और सेकंड लास्ट इरिगेशन के दरमियान वक्फा 8-10 दिन से ज्यादा ना रखे वो। और ख़ास तौर पे उसकी निशानी यही है कि वो ज़मीन को खुश्क ना होने दे, सूखने ना दे। अगर ज़मीन खुश्क हो गई है, सूख गई है मिल्किंग स्टेज के बाद के करीब, तो फिर वहाँ पे पानी लगाना फायदे की बजाय नुकसानदेह होगा। ओके, शुक्रिया सर। जी वसी साहब, अब आपकी बारी। जी, मुझसे पहले डॉक्टर जावेद साहब बैठे हुए हैं, आप जरा उनसे लें, मैं खुद उनको सुनना चाहता हूँ। ओके जी, जी सर, आप पहले बता दें। जी देखिए, एक तो मैं डॉक्टर अब्दुल गफ्फार साहब की बात को सेकंड करूंगा। इन्होंने जो बातें कही हैं ये आज का नटशेल है। उसमें ऐड ये करूंगा कि हमें रस्ट के लिए और एफर्ट के लिए मॉनिटरिंग भी जरूर करनी है, देखते रहें। और उसके फिर हमने कंट्रोल पे तो बात कर ली है कि अगर रस्ट नजर आए तो क्या करना है या एफर्ट नजर आए तो क्या करना है, ठीक है ना। तो ये, लेकिन इसकी मॉनिटरिंग जो है ना वो कंटिन्यूसली करते रहना है हमें, क्योंकि जब रस्ट एक दफा ज्यादा फैल जाती है फिर उसका कंट्रोल बहुत मुश्किल हो जाता है। जी हाफिज साहब। जी सर, ये माशाल्लाह सारी बातें डिस्कस हो चुकी हैं। अभी बात हो रहा है कि घर जाने से पहले क्या मैसेज लेके जाना है। अब मैं तो स्टार्ट करूंगा, ये जो जो तमाम बातें हैं एपिड मैनेजमेंट और ये तमाम चीज़ें जो हैं ये बहुत ज़रूरी हैं और इसका बड़े अच्छे तरीके से बात हो गई है। होम टेक मैसेज जो है, नंबर 1, सर्टिफाइड सीड लें। जो वैरायटीज रिकमेंड डिपार्टमेंट ने की है या इंस्टीट्यूट्स ने की है, वो आपकी जो है बुनियाद होगी। अगर आपने इधर उधर से पकड़ पकड़ के लिया बीज, तो उसके जितना आपने इधर उधर से पकड़ा होगा, इसका मतलब ये है कि आप ग्रे एरिया में आ जाएंगे। लेकिन सर्टिफाइड सीड लेंगे, उससे वैसे ही 5-7 मन पैदावार जो है वो आपकी बढ़ जाएगी। एक दूसरी बात, जो प्लांटिंग है, ये हीट वेव का खौफ है और तमाम चीजों का जो जो यहाँ बयान की गई हैं, उसमें मैं सिर्फ बेड प्लांटिंग पे जाऊंगा कि हमारा किसान अगर बेड प्लांटिंग पे जाता है, उसका मतलब ये है कि जब हीट वेव आती है तो प्रॉब्लम होता है सप्लाई और डिमांड का, कि वो एकदम इवेपो ट्रांसपायरेशन रेट हाई हो जाता है और हम एकदम सारी फसल को पानी नहीं दे सकते। जब हम ये बेड प्लांटिंग करेंगे, तो बेड प्लांटिंग में हमें एक तो नालियों में पानी देना पड़ेगा, दूसरा बेड सर्व करेगा एज ब्लैंकेट। जिस तरह एक आम कपड़ा जो है वो जल्दी खुश्क हो जाता है, लेकिन अगर आपका कंबल जो है वो पानी में भिगा हुआ हो तो वो देर में खुश्क होगा और वो पानी जो है आपकी फसल को जो है वो मुहैया करता रहेगा, नमी ज्यादा देर तक वो आगे लेकर जाएगी। और तीसरी चीज जो है वो बैलेंस्ड फर्टिलाइजर, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, और वो है आपकी फ्लैग लीफ। जितनी देर तक आप इसको प्रोलॉन्ग कर सकते हैं कि वो समझ रहे, और उसके लिए जो है एनपीके का भी स्प्रे हो सकता है, उसके लिए आप सुरगाब को भी मिला सकते हैं और 2% यूरिया को भी मिला सकते हैं। तो ये दैट्स ऑल, ये दिस इज फ्रॉम मी। जी बहुत शुक्रिया हाफिज साहब। शुक्रिया आपने सर आप। जी 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 हाफिज जी साहब सर, ने कंटिन्यू। जिसी ते पंजाबी कहते ना समंदर ਨੂੰ कूजे च बंद कर देता है जी, कि बात वही है कि जमीन हर बात स्टार्ट ही वहां से होती है। माशाल्लाह हमारे एक सुल्तान साहब हैं, भट्टी साहब, उनका जो फार्म है, बड़ी खुशी होती है उनकी फसल को देख के। माशाल्लाह आज हमारे साथ अभी आए नहीं डॉक्टर माशाल्लाह अबू फजल साहब, उनके फार्म पर भी। तो ये जमीन में जो जमीन की जो हेल्थ है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पानी को किस तरीके से बचाना है, उसके अंदर उसके वो सारी जो है सिलसिला ही उसके साथ है। तो ये मेरी तो ये कोशिश होगी डॉक्टर साहब, डॉक्टर गफ्फार साहब, हम इंशाल्लाह आपके साथ मिलके फार्मर्स के लिए कैंपेन और चलाएं। सावी आपके साथ है। और एक चीज मैं ये हम मेंशन करना चाह रहा था कि सावी सैटेलाइट को इस्तेमाल करती है, तो आप सावी की ऐप को इंस्टॉल करें
और अभी से अपने क्रॉप की मॉनिटरिंग करें। आप मैप कर सकते हैं, हमारी टीम को फोन करें, ये नंबर्स इसमें मौजूद हैं सावी के, इस पे लिखे हुए हैं जो जिस पे, तो वो हम आपके पूरे खेत को मैप करके फिर आपको बता सकेंगे कि खेत आपका है कैसे। ओवर हर वीक में उसकी जो है बढ़ोतरी हो रही है, कहीं पे मसला आ रहा है, जब मसला आ रहा है तो उसके अंदर फिर और जो है इंटरेस्ट लेके फिर हमारे माशाल्लाह यहाँ पर साहबान हैं, डॉक्टर जवेद साहब हैं, वसी साहब हैं, डॉक्टर गफार साहब हैं, सबसे और दूसरे जो हमारे एक्सपर्ट से हेल्प लेते हैं। तो प्लीज़ आप इसको लाइट ना लें। पाकिस्तान को गंदम पैदा करनी है, इतनी पैदा कर सकें इस साल कि हम अपनी जो है ग़ज़ाई ज़रूरियात को पूरा कर सकें और एक्सपोर्ट भी कर सकें। हमारे साथ जो हमारा मुल्क है अफगानिस्तान, उसको गंदम चाहिए होती है, उसको हर वक्त चाहिए, ठीक है। तो इस दफ़ा मतलब आप सिर्फ अपने ख़ानदान के लिए गंदम नहीं पैदा करें, पूरी दुनिया के लिए पैदा करें। तो ये एक जो है आप इसको अपने आप फ़र्ज़ अवलीन समझ के इस पे काम करें, एफर्ट करें, और इंशाल्लाह अगले साल के लिए भी प्रिपेयर हो। ये नहीं कि अभी चलो ये साल तो चलो जैसा भी हुआ, लेकिन अगले साल के लिए प्रिपेयर हो, अगली फसल के लिए प्रिपेयर हो, इसके बाद आपने कौन सी फसल लगानी है। तो थैंक यू अगेन सुंदर, आपने आज का जो प्रोग्राम होस्ट किया, बहुत शुक्रिया। ओवर टू यू। थैंक यू जी। थैंक यू सो मच सबके पार्टिसिपेशन के लिए, क्वेश्चन पूछने के लिए और इतना क्लियर करने के लिए। अब मैं आप लोगों को खुदा हाफिज़ ही कहूंगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू वसी साहब, थैंक यू जवेद साहब, हाफिज़। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू डॉक्टर गफार साहब, थैंक यू।